नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। तो अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और अपने टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे स्थानीय निकायों के बारे में। स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब है कि भारत के अंदर सरकार के तीन स्तर होंगे। एक सुप्रीम स्तर जो सबसे उच्च स्तर है वो तो केंद्र सरकार हो गया, दूसरा स्तर जो है वो राज्य सरकार हो गया। परंतु जो स्थानीय प्रशासन है वह उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिए, तभी तो आप उसको लोकतंत्र कहोगे ना। क्योंकि अगर उन लोगों ने, जैसे अगर एक विधानसभा की सीट है तो स्वाभाविक सी बात है वो बहुत सारे गांवों के मिलने से बनती है। अब उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि एमएलए चुन दिया जो कि जयपुर में बैठा है। वैसे ही लोकसभा की सीट है तो उन्होंने अपना एक, बहुत सारे पूरे जिले ने मिलकर एक प्रतिनिधि चुन दिया जो कि दिल्ली में बैठा है। परंतु वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वह किसी दूसरे के हाथ में होगा तो फिर आप उसको लोकतंत्र नहीं कह सकते। ऐसा ही कुछ मानना गांधी जी का था। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जो स्थानीय प्रशासन है ना वह वहां के स्थानीय लोगों के हाथ में होना चाहिए। इसीलिए इसको भारत के नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल किया गया था कि ऐसा कुछ व्यवस्था जो है वह भारत सरकार करने का प्रयास करेगी। अब ये होता क्या है वो अपने धीरे धीरे समझेंगे। इस प्रयास को रूप देने के लिए 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ। इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश दी कि त्रिस्तरीय स्थानीय प्रशासन की सिफारिश दी। त्रिस्तरीय स्थानीय प्रशासन। त्रिस्तरीय का मतलब है, एक हो गया ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत का गठन करना, एक हो गया पंचायत समिति का गठन करना जो कि मंडल स्तर के ऊपर, उपखंड स्तर के ऊपर या तहसील स्तर पर की जा सकती है, और एक जिला परिषद का गठन करना। ये तो हो गया क्षेत्रों के अंदर। शहरी क्षेत्रों में दूसरी व्यवस्था लागू होती है। तो ऐसी सिफारिश इन्होंने की। परंतु अब इसके अंदर बहुत सारी राजनीतिक कारण भी होते हैं कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है ये जो इन संस्थाओं का गठन किया जाएगा इनको कुछ शक्ति देनी होगी, और अगर आप इनको शक्ति दोगे तो राज्य सरकार की शक्ति में कमी करनी होगी। अब राज्य सरकारें इस शक्ति के लिए जो है या इसमें कमी करने के लिए इच्छुक थी नहीं, तो उन्होंने केंद्र को इस चीज को टालने के लिए कहते रहे। परंतु 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, नागौर से पंचायती राज संस्थानों की शुरुआत की। तो नागौर में यह घोषणा कर दी गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हम पंचायती राज संस्थानों की शुरुआत करेंगे, पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करेंगे। कब हुआ? 1959 के अंदर हुआ। हालांकि इसके लिए भारत के अंदर कोई संवैधानिक प्रावधान उस समय पर अस्तित्व में नहीं थे। अगर संवैधानिक प्रावधान अस्तित्व में नहीं है, कोई कानून भी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है अब राज्यों की अलग अलग मर्जी है कि कुछ राज्य जो हैं वह ऐसी संस्थाओं का गठन करेंगे, कुछ राज्य ऐसी संस्थाओं का गठन नहीं करेंगे। और अगर गठन भी करेंगे तो कितनी शक्तियां दिया जाएगी, कैसे चयन किया जाएगा, कैसे काम होगा, कैसे काम नहीं होगा, इसके अंदर पूरे भारत में एक रूपता नहीं हो सकती। वह उस राज्य की या राज्य सरकार की मर्जी होगी कि वह स्थानीय स्तर पर शक्ति देना चाहता है या नहीं देना चाहता। इसके बाद अलग अलग समय के अंदर अलग अलग समितियों का गठन किया गया तथा अलग अलग समितियों ने अलग अलग राय दी। उदाहरण के लिए 1977 में जो है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1977 अशोक मेहता समिति का गठन। इस अशोक मेहता समिति जो 1977 के अंदर बनाई गई थी, इस समिति ने भी राय दी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस अशोक मेहता समिति ने भी स्तरीय संरचना की सिफारिश की कि 3 स्तर होने चाहिए। गांव के अंदर ग्राम पंचायत का गठन करो, गांवों के समूह के ऊपर जो तहसील स्तर होता है या उपखंड स्तर जो होता है, हालांकि दोनों अलग अलग संरचना होती है, तहसील और उपखंड, परंतु कई बार वही तहसील होता है, वही उपखंड होता है, अपने समझेंगे इसको क्या होता है। तो उसके ऊपर एक पंचायत समिति का गठन करो और हर जिले के अंदर एक जिला परिषद का गठन करो। राज्य के अंदर एक राज्य सरकार हो चुकी है और केंद्र के अंदर एक केंद्र सरकार हो चुकी है। ऐसी सिफारिश अशोक मेहता ने की। अशोक मेहता समिति के बाद जो समिति आती है वो आती है जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति जो है
इन्होंने कहा यह समिति जो है इसका गठन 1985 में किया गया था। जी वी के राव समिति, ये जो GV के राव समिति है इसका गठन 1985 में किया गया था। और इसने कहा कि जो पंचायती राज संस्थान है, देखो इससे पहले बहुत सारे राज्यों के अंदर पंचायती राज संस्थान स्थापित हो चुके हैं। जब राजस्थान में 1959 में इसकी शुरुआत की गई तो उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने स्तर के ऊपर या अपने अपने नियमों के तहत जो है ऐसे संस्थानों की स्थापना कर दी थी। हालांकि इन सभी नियमों के अंदर भारत के अंदर एक रूपता नहीं थी। किसी राज्य के अंदर कैसे ही उनका चुनाव किया जाता था, कैसे उनकी स्थापना की जाती थी, कितनी उनको शक्तियां दी जाती थी, जबकि अन्य राज्यों में हो सकता है कि उनको कम या ज्यादा शक्तियां दी जाए। ठीक है। पंचायती राज संस्थानों में अफसरशाही की दखलंदाजी, हस्तक्षेप जो है, अफसरों की हस्तक्षेप जो है, अफसरशाही के हस्तक्षेप उसको कम करो। तो ऐसी सिफारिश किसने दी? GV के राव समिति ने ऐसी सिफारिश दी। ठीक है। GV के राव समिति के सिफारिश के बाद यह चर्चा शुरू होने लग गई कि अगर अपने पंचायती राज संस्थानों को स्थापित भी कर दिया, जब लगभग सभी राज्यों ने इनको बना ही दिया है, तो क्यों नहीं इसके अंदर समानता लाई जाए। और इसके बाद एक समिति का और गठन किया गया जिसको नाम दिया गया LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, ये जो LM सिंघवी समिति है, इस समिति की सिफारिश के इस समिति का जो गठन है वह 1986 में किया गया था राजीव गांधी सरकार के द्वारा। इस समिति ने क्या कहा कि इस समिति ने कहा कि अगर आप पंचायती राज संस्थानों को मजबूती देना चाहते हैं, अगर आप इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि पंचायती राज संस्थानों को जो है वह संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। उनको क्या कर दिया जाए? संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तभी लोग इसको सीरियसली लेंगे, तभी राज्य सरकारें जो है इनको शक्ति देगी, तभी राज्य सरकार इनको काम करने देगी। अन्यथा राज्य सरकार जो है, कोई भी राज्य सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री स्वयं की शक्तियों को कम करने का मतलब इच्छुक नहीं होगा तथा वो इनको प्रभावी तरीके से काम नहीं करने देंगी। इस LM सिंघवी समिति की सिफारिश के ऊपर जो है 1989 के अंदर 1989 में सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। 64वां संविधान संशोधक विधेयक, संशोधन विधेयक है ये, संशोधन अधिनियम नहीं है अभी तक, विधेयक लाया गया, परंतु यह पारित नहीं हो सका। तो सरकार ने इनको संवैधानिक दर्जा देने का कोशिश किया और उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई? 64वां। पर यह पारित नहीं हो सका। यह लोकसभा से तो पारित हो गया था, राज्यसभा से पारित हो नहीं सका, और उससे पहले जो है सरकार का विघटन हो गया तो लोकसभा समाप्त हो गई। ऐसा कोई बिल जो लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा द्वारा पारित नहीं होता है, लोकसभा के विघटन होने पर वह बिल जो है वह स्वतः ही रद्द हो जाता है। और इसी तरीके से यह जो विधेयक था यह भी रद्द हो गया। इस LM सिंघवी समिति के द्वारा, इस LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर जो प्रयास किया गया था, इन प्रयासों को आगे बढ़ाया गया। और इसके बाद 1988 के अंदर थुंगन समिति का, 1988 के अंदर एक और समिति का गठन किया गया जिसको अपने कहते हैं थुंगन समिति। इस समिति ने भी पंचायती राज संस्थानों को, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो इसने भी कहा कि जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए पंचायती राज संस्थानों को। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा थुंगन समिति ने भी कहा। कब बनी थी? 1988 के अंदर बनी थी। हालांकि थुंगन समिति के बाद एक और गढ़गिल समिति बनी थी, परंतु गढ़गिल समिति थोड़ी सी अलग समिति थी। इसके बाद जो है VP सिंह सरकार जो बनी थी उसने भी इन संस्थानों को वैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने जो है 74वां संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत किया।
1990 में 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ये 74वां संविधान संशोधन विधेयक है, अधिनियम नहीं है, ध्यान रखा जाए, विधेयक लाया गया जो पारित नहीं हो सका। तो एक बार और प्रयास फेल हो गया। अंत में जो है अपने को सफलता मिली 1992 के। इसके बाद बात आती है 1992 की। 1992 में जो है 73वां व 74वां संविधान संशोधन कर दिया गया। 73वां व 74वां संविधान संशोधन कर दिया गया। तो अब की बार जो है वो बिल पारित हो गया। ठीक है, संविधान संशोधन कर दिया गया। यह विधेयक जो है दो अलग अलग दिनों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने में कामयाब रहा। यह विधेयक जो है 22 दिसंबर 1992 को ये दो अलग अलग संविधान संशोधन है, 73वां 74वां। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन जो भारत का है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 जोड़ी गई, तो संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 243 से 243 अण व भाग 9 भी जोड़ा गया। तो इतनी चीजें इससे जुड़ी है, भाग 9 जोड़ा गया संविधान के अंदर। यह जो अधिनियम, यह जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? 73वें के द्वारा लागू करती है। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 243 से लेकर जो अनुच्छेद 243 अण है उनको जोड़ा गया और संविधान के अंदर भाग 9 भी जोड़ा गया। ये जो 73वां संविधान संशोधन है, यह संशोधन जो है 23 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 23 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, यह संशोधन जो है जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में भी लागू नहीं होता है। ठीक है, पहली बात। तो ये पूरे भारत पर लागू होता है, परंतु जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, और जम्मू कश्मीर के अलावा जो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य है वहां पर भी लागू नहीं होता। वैसे ही अगर अपने 74वें संविधान संशोधन की बात करें, 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की स्थापना की गई है। तो 73वें द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय, जिनको अपने पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, उसकी स्थापना की गई है, और 74वें के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जो है वह इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, स्थानीय निकायों की स्थापना की गई है।
इसी संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 12, तो जो संविधान की अनुसूची 12 है वो भी इसके द्वारा जोड़ी गई है। भाग 9A तथा अनुच्छेद जो है जिनकी संख्या चालू होती है 243 P से 243 P से और जारी रहती है ZG तक, 243 P से 243 ZG तक। ये जो इतने अनुच्छेद हैं ये शहरी क्षेत्रों के अंदर स्थानीय निकायों से संबंधित है। भारत की अनुसूची 12 जो है, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, यह भी जो है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों से संबंधित है। अब यह कानून भी पारित तो दोनों साथ साथ हुए थे, परंतु लागू यह अलग तारीख को हुआ है। यह संविधान संशोधन जो है 74वां संविधान संशोधन जिसकी अपनी बात कर रहे हैं, यह संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू किया गया। 1 जून 1993 को लागू किया गया। ठीक है, इतनी चीजें अपने को इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब अपने पढ़ते हैं संरचना क्या होती है। तो पहले अपने पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं की संरचना। ग्रामीण क्षेत्रों की अपने बात कर रहे हैं, उसके बाद अपने शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे। तो अगर अपने पहले इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं आसान भाषा में, पंचायती राज व्यवस्था जो है, अभी अपने केवल गांवों की बात कर रहे हैं, शहरों की बात नहीं कर रहे हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर लागू होती है। एक होती है ग्राम पंचायत। यह जो ग्राम पंचायत है, देखो यहां पर अपने को किसी भी चीज के बारे में 3 स्तर हैं। संस्था कौन से स्तर पर, उसके अध्यक्ष को अपने क्या कहते हैं, और इसके जो चुनाव है वो कैसे होते हैं, इतनी सी बात अपने को पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले होती है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का गठन कहां किया जाता है, ग्राम स्तर पर, परंतु यह संभव है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, परंतु यह संभव है कि अगर कोई गांव छोटा है तो 2 गांवों की एक संयुक्त पंचायत स्थापित कर दी जाए। इसका जो अध्यक्ष होता है इसको अपने कहते हैं सरपंच, और जो इसके सदस्य होते हैं उनको अपने कहते हैं पंच। तो ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, पंच होते हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। चुनाव, पंचों का चुनाव जो है वह वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है, मताधिकार द्वारा। जबकि सरपंच जो कि इनका अध्यक्ष होता है, सरपंच के चुनाव का तरीका राज्य निर्धारित करता है। तो अलग अलग राज्य के अंदर सरपंच का चुनाव अलग अलग तरीके से हो सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान के अंदर सरपंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव है। तो जब पंचायत का चुनाव होता है तो आप 2 अलग अलग पेटियां वहां पर रखी जाती है। एक तो आप अपने वार्ड का पंच चुनते हैं, उसके साथ साथ आप सरपंच के नाम पर भी मोहर लगाते हैं। जबकि पंजाब जैसे राज्य के अंदर आप केवल पंच चुनते हैं, और जब पंच चुन लिए जाते हैं तो वो अपने में से किसी एक आदमी को सरपंच बना लेते हैं। तो वहां पर सरपंच का चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो कई राज्यों में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, कई राज्यों में सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, परंतु पंच का चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष ही होगा। यह संवैधानिक प्रावधानों की मैं बात कर रहा हूं। तो ग्राम पंचायत का गठन कहां किया जाता है, ग्राम स्तर पर किया जाता है। इसके अंदर सरपंच व पंच आते हैं, और पंचों का चुनाव जो है वह वयस्क मताधिकार या प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है। जबकि सरपंच का चुनाव जो है वह राज्य निर्धारित करेगा कि वहां पर क्या तरीका चलेगा। दूसरी संस्था जो इसकी होती है, मैं वही पैटर्न यहां पर फॉलो कर रहा हूं। दूसरी संस्था जो होती है उसको अपने कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति जो है वो उपखंड स्तर पर बनाई जाती है, या इसको तहसील स्तर पर अपने लिखें उपखंड की बजाय। देखो तहसील और उपखंड क्या होता है
कि अगर अपने बांटे ना तो ऐसे बांट सकते हैं, मैं एक बार सेपरेट टॉपिक में पढ़ाता हूं। जैसे ये राज्य हो गया, राज्य को आगे जिलों में बांटा जाता है, जिलों को आगे उपखंडों में बांटा जाता है और उपखंडों को आगे तहसील में बांटा जाता है। ये इनका पदानुक्रमान होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एक उपखंड जो है उसके अंदर 2 से 3 तहसील आती है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक तहसील बड़ी है तो इसी तहसील को ही एक ही उपखंड बना दिया जाए। अब एक जिले के अंदर 4 से 5 उपखंड आ सकते हैं, 6 से 7 उपखंड आ सकते हैं, एक राज्य के अंदर कितने आ सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार तहसील और उपखंड बराबर होते हैं, हालांकि तहसील जो है उपखंड से छोटी है। उपखंड का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है अपने उसको एसडीएम कहते हैं, तहसील का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको अपने तहसीलदार कहते हैं, इनका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको अपने कलेक्टर कहते हैं, और राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको अपने मुख्य सचिव कहते हैं। नौकरशाही की संरचना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पंचायत समिति है ना उसका गठन किया जाता है पर, तो हर तहसील के अंदर एक पंचायत समिति होती है। या ये शब्दावली, क्योंकि देखो तहसील वाली उपखंड वाली शब्दावली अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, कुल मिलाकर ऐसा समझ लो 25-30 गांवों की एक पंचायत समिति बनती है, तहसील स्तर पर इसको बना दिया जाता है। इसका प्रधान व सदस्य होते हैं। अब इसका चुनाव कैसे होता है? सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है। नियम है कि सदस्यों का चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष ही होगा। प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो ये 25 से 30 गांवों के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। वैसे ही तीसरा स्तर जो होता है ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्था का, वो होता है जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद, जिसका गठन कहां किया जाएगा? एक जिला स्तर पर। एक जिले के अंदर एक जिला स्तर होते, जिला परिषद होती है जिला स्तर पर। इसका जो इनको अपने जिसका जो इसका अध्यक्ष होता है उसको अपने कहते हैं जिला प्रमुख, वह सदस्य होते हैं। अब नियम क्या है? एक जिले को जो है अलग अलग सीटों में बांट दिया जाता है। जैसे एक गांव के अंदर एक सीट होती है, 2 से 3 गांवों के अंदर भी एक सीट बना दी जाती है, तो पूरे जिले के अंदर 50-60 सीटें बन जाती है। हर सीट का एक सदस्य चुना जाता है। जो सदस्य होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष, ये संवैधानिक प्रावधान है, इनके अंदर बदलाव नहीं हो सकता। और जो जिला प्रमुख है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो जो सदस्य चुन लिए गए हैं वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को जो है अप्रत्यक्ष होता है, किसी एक व्यक्ति को है वो जिला प्रमुख बना लेंगे। तो अपने केवल सदस्य चुनते हैं और वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को जिला प्रमुख बना लेते हैं। तो इन 3 स्तर से मिलकर जो है आपकी पंचायती राज व्यवस्थाएं पूरी होती है। तो ये 3 स्तर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्थाओं के। अब इसके अंदर कुछ परिभाषाएं आती है, कुछ और नियम है जो अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंदर, पंचायती राज संस्थानों के अंदर आरक्षण का क्या नियम है। तो पहली बात तो ग्राम स्तर पर अगर अपने बात करें या ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण का नियम अपने देख रहे हैं। अगर अपने बात करें ग्राम स्तर पर तो पंच तथा सरपंच के 33% पद महिला के लिए आरक्षित, ठीक है। पहली बात तो 33% गांव जो है वहां पर सरपंच महिला के लिए आरक्षित होते हैं। तो हर जिले के अंदर जो 100 गांव है तो 100 गांवों में से 33 सरपंच के पद तो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे, बाकी 77% सामान्य हो जाएंगे। और पंचों के अंदर भी अगर एक गांव के अंदर 10 वार्ड है तो 10 पंच चुने जाएंगे, तो 10 में से 3, 3.5 जो है वो आरक्षित हो गए, 3 हो जाएंगे, कभी 4 हो जाएंगे, वो राउंडिंग ऑफ चलती रहती है। वैसे ही पंचों के पद SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होते हैं।
तो SC/ST को और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को कितना आरक्षण है? महिलाओं को 33% आरक्षण है। जबकि SC और ST को कितना आरक्षण दिया जाएगा? SC और ST को जो आरक्षण की मात्रा है वो निश्चित नहीं है। SC/ST के आरक्षण की मात्रा उनकी जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। मतलब कि अगर एक जिले के अंदर 20% जनसंख्या जो है वो SC है, तो उस जिले के 20% सरपंच के पद SC के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं लॉटरी द्वारा। वैसे ही एक जिले के अंदर अगर 10% जनसंख्या जो है वो ST है, तो वहां के सरपंचों के 10% पद जो है वो ST के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से SC/ST का आरक्षण दिया जाता है। तो SC/ST का आरक्षण सरपंच के लिए भी लागू होता है और पंच के लिए भी लागू होता है, परंतु यहां पर ध्यान रखना है कि उनके आरक्षण की मात्रा निर्धारित नहीं है, प्रतिशत निश्चित नहीं है। उनका प्रतिशत उनकी जनसंख्या के प्रतिशत पर निर्भर करता है। बाकी अन्य स्तर पर क्या होगा? अन्य दोनों स्तर, जो पंचायत समिति का स्तर रह गया और जिला स्तर रह गया, और अन्य दोनों स्तर पर सदस्यों के 33% पद महिलाओं के लिए, 33% पद महिलाओं के लिए तथा SC/ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होते हैं। तो सदस्यों के वही आरक्षण चलता है। ठीक है, कि महिलाओं के जो पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उसके 33% पद महिलाएं जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित करने होंगे। और SC/ST को कितना आरक्षण दिया जाएगा? SC/ST को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे दिया जाएगा। हालांकि इन दोनों सत्र के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण जो है वह राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसी राज्य के अंदर कितना ही है, किसी के द्वारा कितना ही है। किसी राज्य में हो सकता है कि महिला के लिए आरक्षण हो, पंचायत समिति प्रधान का पद निर्धारित करता है, या जिला प्रमुख का पद, या SC/ST के लिए आरक्षण हो ना हो, तो अध्यक्ष का पद आरक्षित होगा या नहीं होगा यह राज्य निर्धारित करता है। जबकि सदस्य का पद जो है वह आरक्षित होगा। कितना आरक्षण होगा? महिलाओं को 33% आरक्षण होगा और SC/ST को जो है कुल उनकी जनसंख्या के अनुपात में, उनका जितने भी कुल जनसंख्या का जितना प्रतिशत जनसंख्या SC/ST की है, उतने ही पद जो है इनके लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आरक्षण का नियम लागू होता है। अब बात आती है कार्यकाल। तो कार्यकाल हर चीज का 5 वर्षीय है। पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, सबका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। ठीक है, परंतु यदि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा समय से पूर्व पद खाली होता है, परंतु यदि समय से पूर्व पद खाली होता है तो 6 माह में रिक्त पद को भरना होगा तथा नए सदस्य की अवधि शेष बचा हुआ समय काल ही होगा। ठीक है, तो ये नियम है, ये इतना का कार्यकाल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक परिभाषा और आ जाती है कि ग्राम पंचायत किसको कहते हैं, वो तो आपने देख लिया। कि फिर अब बात आ जाती है कि ग्राम सभा किसको कहते हैं। ग्राम
गांव के मतदाताओं की सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है? एक गांव के अंदर जितने भी मतदाता हैं, मतदाता का मतलब है वो सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनको अपने कहते हैं ग्राम सभा। अब एक ग्राम सभा को कितनी बार मीटिंग करनी है, कितनी बार मीटिंग नहीं करनी है, कैसे क्या होगा, वो सारे के सारे नियम जो है वह राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संवैधानिक प्रावधान नहीं है इसके बारे में, अतः वो सारे नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। राजस्थान के बारे में क्या नियम है वो अपने जब राजस्थान की राजनीति की बात करेंगे, जब राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करेंगे उसमें पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर अलग अलग राज्यों के नियमों की व्याख्या आपने नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, इनका चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। तो ये है भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था। अब बात आती है शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों के अंदर स्थानीय निकायों की क्या व्यवस्था है? तो पहली बात तो यहां पर एकल स्तरीय व्यवस्था लागू होती है। एकल स्तरीय व्यवस्था। एकल स्तरीय व्यवस्था का मतलब है कि या तो किसी शहर के अंदर नगर पालिका का गठन किया जाएगा या नगर निगम का गठन किया जाएगा, सॉरी नगर पालिका या नगर परिषद का गठन किया जाएगा, या फिर जो है नगर निगम का गठन किया जाएगा। तो अगर वो शहर छोटा है तो वहां पर नगर पालिका का गठन किया जाएगा, अगर वह शहर बड़ा है तो वहां पर नगर परिषद का गठन किया जाएगा, और अगर वह नगर निगम है तो अगर वह बहुत बड़ा शहर है तो वहां पर नगर निगम का गठन किया जाएगा, या ऐसा कहा जाए कि अगर वो महानगर है तो वहां पर नगर निगम का गठन किया जाएगा। तीनों में से केवल एक का ही अस्तित्व होगा उस शहर की जनसंख्या के आधार पर कि वो शहर बड़ा है या शहर छोटा है। हालांकि ग्राम के अंदर तीन त्रिस्तरीय जो संरचना है वो लागू की गई है, यहां पर एकल स्तरीय संरचना लागू की गई है। ठीक है। तो या तो वहां पर नगर पालिका होगी या नगर परिषद होगा या नगर निगम होगा। सामान्यतः तहसील स्तर के ऊपर नगर पालिका बनाई जाती है, जिले स्तर के ऊपर नगर परिषद बनाई जाती है, और जो महानगर हैं, जो संभागीय स्तर हैं राजस्थान के, पर नगर निगम बनाया जाता है। अब कहां पर नगर पालिका बनानी है, कहां पर नगर परिषद बनानी है, कहां पर नगर निगम बनाना है, यह राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। हालांकि तीनों के अंदर संरचना एक ही रहती है। स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए स्थानीय निकाय के सदस्य जिनको अपने पार्षद कहते हैं, पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो होता क्या है कि पूरे शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, जैसे गांव को बांटा जाता है। अंतर क्या है कि गांव में एक वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है उसको अपने पंच नाम देते हैं, जबकि शहर में किसी वार्ड का प्रतिनिधि जो होता है उसको अपने पार्षद कहते हैं। तो पार्षद का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, पूरे शहर को अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है। स्थानीय निकाय का अध्यक्ष जो है, स्थानीय निकाय का अध्यक्ष, अब वो स्थानीय निकाय का अध्यक्ष कौन होगा? अगर वो नगर पालिका है तो उसको नगर पालिका का अध्यक्ष कह दिया, अगर वो नगर परिषद है तो उसको नगर परिषद का अध्यक्ष कह दिया, परंतु अगर वो नगर निगम है तो उसको अपने मेयर कह देते हैं, या आप नगर निगम का अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो जो स्थानीय निकाय का अध्यक्ष है के चुनाव का तरीका जो है वह राज्य निर्धारित करता है। राज्य निर्धारित करता है। ठीक है। तो मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष या नगर निगम जो है उनके अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा वह राज्य सरकार निर्धारित करती है। तो अपने पार्षद चुनते हैं, पार्षद आगे मेयर चुनते हैं। हालांकि इस बार यह कहा गया था कि जो मेयर है उसका चुनाव भी जो है वो प्रत्यक्ष किया जाएगा, वो अपने राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की बात को। ठीक है। तो इतनी सी चीज अपने को ध्यान रखनी है। यहां पर अब आरक्षण की बात आती है। आरक्षण, पार्षद के चुनाव में महिला का जो आरक्षण होता है वो होता है 33%,
और SC ST का जो आरक्षण होता है वो होता है जनसंख्या के अनुपात में। पार्षद की बात कर रहा हूं मैं, पार्षद तो सदस्य है, स्थानीय निकाय का अध्यक्ष नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में। और जो अध्यक्ष होता है, जो मेयर कह लो उसको, या नगर पालिका अध्यक्ष कह लो, या नगर परिषद का अध्यक्ष कह लो, उसके अध्यक्ष के आरक्षण कितना होगा यह राज्य सरकार निर्धारित करती है, राज्य सरकार निर्धारित करती है। ठीक है। दूसरी बात, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो, चाहे आप शहरी क्षेत्रों की बात करो, इन राज्यों के इन चुनावों के अंदर जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम सीमा, आयु सीमा होती है, वो होती है 21 वर्ष। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के अंदर 25 वर्ष होती है, जबकि स्थानीय क्षेत्रों के अंदर चुनाव लड़ने की न्यूनतम सीमा जो है वो 21 वर्ष है। मतदाता की आयु तो वही रहती है 18 वर्ष ही। ठीक है। दूसरी बात, ये जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, इनका चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा एक चीज का अपने को ध्यान रखना है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्यपाल क्या है कि विशेष आयोग का गठन करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करता है, जो यह निर्धारित करता है, जो राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता का निर्धारण करता है। यह भी क्या, एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है स्थानीय निकायों से संबंधित भारत के अंदर। बाकी राजस्थान के अंदर क्या संरचना है वो अपने राजस्थान की पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास के अंदर एक बार फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।